कमलनाथ के मन में क्या है? अब क्या करेंगे कमलनाथ? ये सवाल मध्य प्रदेश की सियासी फिजा में एक बार फिर गूंजने लगा है। राज्यसभा के लिए अशोक सिंह का नाम सामने आ चुका है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में लश्कर डाले हुए हैं। कमलनाथ को लेकर राजनीतिक फलक पर सवालों का गुबार सा जमा हो गया है। सवालों के बादलों के बीच कमलनाथ की आगे की रणनीति पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। पार्टी ने अगले लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसी एआईसीसी घोषित करती है तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। जैसे सुमित्रा महाजन ने आपको कहा कि भाजपा में आना तो वेलकम है आपका, राम बोलो और आ जाओ, तो इस पर क्या कहना है? वो कह रही है, अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? पिछले 15 दिनों में आए कमलनाथ के ये बयान क्या बड़े सियासी तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं? हमेशा सधी हुई भाषा में बोलने वाले नाथ के बयानों में एक अलग तरह की तलखी लगातार देखने को मिल रही है। बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। मैंने राज्यसभा के बारे में सोचा भी नहीं। वो कह रही है कि आप लोग भी क्या कह रहे हैं? अब जब राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया है तो फिर कमलनाथ को लेकर अटकलों का बाजार गर्म होने लगा है। सवाल पूछा जा रहा है, नाथ का अगला कदम क्या होगा? क्या राज्यसभा में नहीं भेजे जाने से नाराज हैं कमलनाथ? फिर शुरू हो गई है नाथ की बीजेपी में जाने की अफवाहें। भोपाल से छिंदवाड़ा तक कमलनाथ को लेकर चर्चा है। 5 दिनों के छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं इन दिनों कमलनाथ। नकुलनाथ के सियासी भविष्य को लेकर चिंतित बताए जाते हैं नाथ। समर्थक उनके अगले कदम का कर रहे हैं इंतजार। राजनीतिक हलकों में एक ही सवाल, नाथ के मन में आखिर है क्या? कमलनाथ अब क्या करेंगे, इसको लेकर सियासी सर्किट में खूब चर्चा हो रही है, तो बयानबाजी का दौर भी बदस्तूर जारी है। ये कोई विषय नहीं है। बीजेपी सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए आग में घी डालने का काम करती है। शिवराज जी का भविष्य सवाल में न आए, शिवराज जी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा ये सवाल नहीं हो, इसलिए कमलनाथ जी के नाम को चलाया। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि जो राज्यसभा के ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय गुट से आते हैं, तो ऐसे में कमलनाथ कांग्रेस और जीतू पटवारी कांग्रेस कैसे खुश हो सकती है? और कमलनाथ जी तो स्वयं जब मन में राज्यसभा में जाने का ख्वाब पालते थे, ऐसे में ये जो ख्वाब जब टूटा है तो वो मन में भी दिखेगा और सामने भी दिखेगा। स्पष्ट है कि जीतू पटवारी एक फेल कांग्रेस अध्यक्ष साबित हो रहे हैं और उनके नेतृत्व में नित नए कांग्रेस की दरार सामने आ रही। कमलनाथ तो लगातार हर तरह के कयासों को कोरी अफवाह बता रहे हैं, लेकिन अशोक सिंह के नामांकन में उनके न आने से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर उन सवालों को आवाज दे दी है जो उनको लेकर पिछले कुछ वक्त से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नाथ की तो वही जाने, लेकिन छोटे नाथ भी पीछे नहीं है। गुरुवार को गडकरी की तारीफ के बाद तो यही कह सकते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी 2024 में 29 सीटें जीतने के इरादे से मैदान में है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कुछ आदिवासी सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस का प्रभाव है और यही वजह है कि इन आदिवासी इलाकों पर बीजेपी की नजर है और कांग्रेस भी यहां मजबूती के साथ मैदान में है। तो क्या बन रहा है समीकरण, आइए आपको दिखाते हैं। बीजेपी 2024 में 29 लोकसभा सीटों के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ये लक्ष्य हासिल करना उसी सूरत में मुमकिन है जब बीजेपी उन विधानसभा सीटों पर भी बढ़त हासिल करे जहां कांग्रेस काबिज है। ऐसे में बीजेपी की नजर अब उन आदिवासी सीटों पर है जहां 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। छिंदवाड़ा बीजेपी की प्राथमिकता तो है और इसके साथ ही अब कांग्रेस के प्रभाव वाली आदिवासी बाहुल्य सीटों पर भी जीत के लिए जमीन तैयार की जा रही है। झाबुआ से चुनावी आगाज कर बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस का असर, बीजेपी की नजर, आदिवासी बाहुल्य वाली सीटों के बूथों पर नजर। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बनाई बढ़त। झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी और धार, अलीराजपुर जैसी सीटों पर बीजेपी का फोकस। आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति बेहद मजबूत। कांग्रेस विधानसभा क्षेत्रों में कर रही तैयारी और हर क्षेत्र से
कांग्रेस करा रही है सर्वे। बीजेपी का कहना है कि इस बार सभी बूथों पर वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर काम किया जा रहा है और हर एक बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का टारगेट है। इस बार बीजेपी 29 में से 29 सीटें जीतकर कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस आदिवासी सीटों पर विधानसभा चुनाव में मिले समर्थन से बहुत ज्यादा उत्साहित है और इसी के सहारे 24 में भी कड़ी टक्कर देने का दम भर रही है। अब हम बूथ जीतने की रणनीति पर हैं। हम पिछले चुनाव में 65% बूथ जीते थे, लोकसभा में 35% रह गए थे, तो हम कैसे अधिकतम बूथ जीत पाए। 58% वोट शेयर हमने पाया था, उस वोट को हम कैसे 10% बढ़ाएं, इसकी तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी 11 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में बहुत मजबूत दिखाई दे रही है और यही आशंका भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खतरा बनी हुई है। वो किसे ऑब्जर्वर बनाए, इलेक्शन स्ट्रेटजी उनकी क्या हो, वो एक प्रोपेगेंडा में तब्दील होगी और कांग्रेस पार्टी उम्मीद से अधिक लोकसभा में सीटें लेकर आएगी। चुनाव में अब वक्त नहीं है, सिर्फ तारीखों के ऐलान का इंतजार है। बीजेपी अगर 29 सीटों को फतह करना चाहती है तो सबसे पहले उन सीटों पर ही सेंध लगानी होगी। यही वजह है कि बीजेपी आदिवासी बाहुल्य इलाकों पर खास तौर पर नजरें जमाए हुए है, तो वहीं कांग्रेस भी अब बीजेपी के इरादों को नाकाम करने की पूरी तैयारी में है। अब देखना होगा कि 2024 में आदिवासी आखिर किसकी नैया पार लगाएंगे। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। कांग्रेस और कलह पिछले कुछ वक्त से एक सिक्के के दो पहलू बने हुए हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार न उतारने का ऐलान क्या किया, बीजेपी ने इसके लिए उसकी अंतर कलह को जिम्मेदार ठहरा दिया। जैसे ही वार हुआ, कांग्रेस ने भी अंतर कलह का बम बीजेपी की तरफ फेंकने में देर नहीं की। अंतर कलह बिना कांग्रेस जिंदा कैसे रहेगी? अंतर कलह अभी न्याय यात्रा में तो भीड़ कितनी आएगी ये विषय नहीं था। गाड़ी किसके क्रमांक में चलेगी और किसका नाम दीवार में लिखा रहेगा ये विषय, वो तो अंतर कलह और कांग्रेस इज इक्वल टू भाई। क्या बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का ये बयान कांग्रेस की हकीकत को आईना दिखा रहा है? क्या सच में कांग्रेस कुनबे की कलह या अंतर कलह से जूझ रही है? ये सवाल सियासी हलकों में नेता प्रतिपक्ष के उस बयान के बाद गूंजा जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में राज्यसभा उम्मीदवार नहीं उतारने की बात कही। इसी के बाद अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के अंतर कलह का राग पूरी शिद्दत से गाया। देखिए, वो बात अलग थी। आज ये स्पष्ट है कि हम अपने दल में से किसी को खड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 35 का आंकड़ा है। चूंकि एक ही राज्यसभा का सदस्य यहाँ चुन के जाना है, इसलिए हम उस मामले में कोई अपने दल की ओर से खड़ा नहीं करने जा रहे। ऐसा है, कांग्रेस तो पहले लड़ चुकी है, लेखराम साहू को खड़ा कराई थी सरोज पांडे जी के विरुद्ध में। कांग्रेस तो ताकत नहीं थी तो भी लड़ती थी, अब अभी बिल्कुल निराश हताश है, इसलिए शायद नहीं लड़ रही। अंतर कलह बिना कांग्रेस जिंदा कैसे रहेगी? अंतर कलह अभी न्याय यात्रा में तो भीड़ कितनी आएगी ये विषय नहीं था। गाड़ी किसके क्रमांक में चलेगी और किसका नाम दीवार में लिखा रहेगा ये विषय, वो तो अंतर कलह और कांग्रेस इज इक्वल टू भाई। अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस ने उसी अंदाज में पलटवार किया। पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि बीजेपी की अंतर कलह का जीता जागता उदाहरण अजय चंद्राकर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अंतर कलह का जो दामन है वो तो विधानसभा में ही दिख रहा है। जिस तरह से अजय चंद्राकर जी और सीनियर लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया है, वो विधानसभा में देखने को मिल रहा है कि क्या स्थिति है। अंतर कलह का जीता जागता उदाहरण तो वो स्वयं है, अजय चंद्राकर जी। छत्तीसगढ़ में अंतर कलह पर सियासी कलह जमकर देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पर अंतर कलह के बम फेंक रहे हैं। कांग्रेस में तो ये बम गाहे बगाहे फटता रहता है, बीजेपी में बम तो गिरता है पर आवाज सुनाई नहीं देती। 24 के महासंग्राम में जो भी पार्टी अंतर कलह की किचकिच रोक पाएगी, जीत उसी का द्वार खटखटाएगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह। विधानसभा चुनाव होने के 2 माह बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार धर्मांतरण पर नया कानून लाने जा रही है, जिसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले क्या बीजेपी यह कानून लाकर वोट बटोरना चाह रही है? देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठा। राजधानी रायपुर से लेकर सुदूर सुकमा तक और नारायणपुर से लेकर कवर्धा तक धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा छाया रहा। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद भी धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है। बात चाहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की हो या फिर भाजपा की तरफ से चलाए जाने वाले घर वापसी अभियान की, इन सब के बीच सरकार धर्मांतरण के कानून में बड़े बदलाव करने जा रही है। सरकार धर्मांतरण पर विधेयक लाकर अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़े नियम बनाने जा रही। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएंगे। इसके पीछे बड़ा उद्देश्य है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो विदेशी धन के आधार पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को, छत्तीसगढ़ की इकोलॉजी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं और लोभ लालच के माध्यम से बिना शासन को सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। उसको रोकने के लिए कि लीगल रूप से धर्मांतरण हो सकता है, जो भी इनलीगल धर्मांतरण करेगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। धर्मांतरण रुके या ना रुके, लेकिन सरकार का तो दायित्व है कि कहीं की डेमोग्राफी किन्हीं हरकतों के कारण न बदले और नापाक हरकतें रोकनी चाहिए। भोले भाले लोगों का बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए और इसलिए एक अच्छे कानून की जरूरत तो है छत्तीसगढ़ में। धर्म और धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत गर्म है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि ये सरकार केवल माहौल बनाने का काम कर रही है, नियम कानून से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के अनुच्छेदों को ध्यान में न रखकर, जबकि हम कहते हैं कि हम सर्वप्रभुत्व गणराज्य हैं, हमारा प्रत्येक धर्म से नाता है, रिश्ता है, नियम कानून को ताक में रखकर जांच समिति बनाना उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा नया नहीं है। इसको सियासी मुद्दा बनाने वाली बीजेपी सरकार में आने के बाद 24 के लोकसभा चुनाव से पहले विधेयक लाने जा रही है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नए विधेयक में क्या प्रावधान होंगे, इसमें सभी की दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि धर्मांतरण के खिलाफ प्रदेश में कानून पहले से लागू है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। बैठक, रायशुमारी और संगठन स्तर की कवायद पूरी करने के बाद बस्तर में बीजेपी अब मैदान में कूद चुकी है, तो वहीं कांग्रेस फील्ड से नदारद नजर आ रही है। नेता लोकसभा क्षेत्र छोड़कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं और शायद बीजेपी इसी गैर मौजूदगी का फायदा उठाने में जुट गई है। जगदलपुर में बीजेपी पूरे चुनावी मूड में आ चुकी है। 14 फरवरी से वार्ड चलो घर चलो अभियान के जरिए बीजेपी घर घर दस्तक दे रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान तो किया ही जा रहा है, राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं। फिलहाल शहर के 48 वार्डों से इस अभियान का आगाज हुआ है। इसके अलावा केंद्र और प्रदेश नेतृत्व से मिले 10 सूत्रीय कार्यक्रम को भी अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस महतारी वंदन योजना पर है। इसका 2023 की तरह 2024 में भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके जीवन स्तर को उठाने के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, चाहे वो मातारी आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे निःशुल्क राशन की बात हो या निःशुल्क टीकाकरण की बात हो, शौचालय की बात करें, उज्ज्वला की बात करें, ऐसे सारे विषय को लेकर और राज्य सरकार की महत्व जो घोषणाएं हुई सरकार बनने के बाद, चाहे वो मातारी वंदन हो, चाहे वो किसानों को किसान उन्हें सम्मान निधि देने की बात हो, ऐसे सारे विषय को लेकर हम जन जन तक जा रहे हैं। बीजेपी जहां मैदान में दिखाई दे रही है तो कांग्रेस फील्ड से नदारद है। ज्यादातर पदाधिकारी
भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश के दूसरे छोर सरगुजा में डेरा डाले हुए थे। कांग्रेस भवन में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। अब कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कार्यकर्ता चिंतित हैं कि कम वक्त में जनता के बीच अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे। हमारी लोकसभा की तैयारी प्रदेश स्तर पे लगभग पूरी हो गई है और हमारे कार्यकर्ता भी गांव-गांव में पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रचार प्रारंभ कर दिए हैं। और निश्चित रूप से मैं यदि बस्तर लोकसभा की बात करूं तो बस्तर लोकसभा में वाकई में विकास कोसों दूर है। यहाँ पर रेल लाइन जो होना चाहिए था वो नहीं है, राजहरा रेल लाइन जो है वो भी नहीं हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी से पीछे नहीं है। बस्तर लोकसभा सीट पर भले ही कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। राम मंदिर के मुद्दे पर लोगों की भावनाएं बीजेपी के साथ नजर आ रही है, तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस की दूरी भी उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। अब देखना होगा कि 24 में बस्तर का बॉस कौन होगा। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में गांव की माली हालत बेहतर करने के लिए रीपा यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना शुरू की गई थी। इसके तहत कई जगहों पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाई गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के आरोपों ने इसे कंट्रोवर्शियल बना दिया। गुरुवार को विधानसभा में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। देखिए खास खबर। बीती सरकार के दौर में छत्तीसगढ़ में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बने थे। मकसद रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना था। इस प्रोजेक्ट पर करीब 600 करोड़ की रकम खर्च की गई। गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के बीच बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने ये मुद्दा उठाया। कौशिक ने इस प्रोजेक्ट में लापरवाही का आरोप लगाया और अब तक खर्च हुई रकम की जांच की मांग भी की। उसे आप लोग पूरा जानकारी जो भी विषय आपके ध्यान में होंगे आप जरूर बताएं, और अगर इसमें डैश है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, उसका अर्थ यह है जो विभाग की जानकारी है कि उस पर भुगतान नहीं हुआ। चलिए, और अगर कोई इसमें होगा नहीं है भाई, खरीदी का मतलब आपके खरीदी रीपा के लिए किया गया है जी। तो रीपा के लिए खरीदी का जो आइटम दिया गया है तो उसमें राशि का वर्णन होगा, राशि दिए गए होंगे ना, कितने राशि कि अभी तक उधारी में चल रहा है। रीपा का पूरे जांच होनी चाहिए और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना करके जांच होनी चाहिए ताकि सारे मामले सामने आ सके और उसको कितना कहां पर क्या है उसकी सच्चाई सामने आए। पूरे मसले पर पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक उमेश पटेल ने विधानसभा में अपनी बात रखी। कई जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। ये आदेश किया है कि रीपा में जितने काम स्वीकृत थे या जितने जिनको अलॉटेड थे अलग अलग काम, उनको साफ मना कर दिया गया है। आज विधानसभा में इसका प्रश्न उठा था और हमने कहा कि आप एक बार भौतिक सत्यापन करा लीजिए, कराना है तो, लेकिन जो लोग इसमें जिनको अलॉटेड है उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो वो लोग बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। रीपा कांग्रेस सरकार का अहम प्रोजेक्ट था। इसके जरिए हजारों महिलाओं को रोजगार भी मिला, लेकिन इसमें गड़बड़ी के आरोप लगने से ये योजना सवालों के घेरे में आ गई है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और हमारा खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।